A particle is executing SHM at a point x is equal to a by 3. Kinetic energy of the particle is k. A is the amplitude. At a point x is equal to 2a by 3, kinetic energy of the particle will be. ठीक है, a एम्पलीट्यूड है, a by 3 पे काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं k है, तो 2a by 3 पे कितनी होगी वो निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का रिलेशन एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वी स्क्वायर खुद होता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो जब x आपका a बाई 3 है तब काइनेटिक एनर्जी k है, तो जब x 2a बाई 3 होगा तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो x की जगह अगर आप डालोगे यहाँ पे a बाई 3 तो a बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो ये आपका आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 8/9 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक, और ये काइनेटिक एनर्जी बताइए उन्होंने k। अब कह रहे हैं x की जगह अगर हम 2a बाई 3 डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो वो डाल के देख लेते हैं कितनी आएगी। हाफ m ओमेगा स्क्वायर या a स्क्वायर होगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह डालेंगे 2a बाई 3, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बाई 9, एंड दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई 9 इज इक्वल टू 5/9, 5/9 a स्क्वायर। और ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं कह देता हूँ k डैश, ये k डैश ही फाइंड करना है आपको। तो अगर हम दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड करें k डैश अपॉन k, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से ये 9 भी चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 5/8। सो k डैश इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स k। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। अब इसमें एक चीज़ है, उसको देख के आप बिना कुछ कैलकुलेट करे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। वो क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरेशन का ये है कि जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर हटते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जब आप x इक्वल टू a बाई 3 पे हो, काइनेटिक एनर्जी k है, तो अगर आप 2a बाई 3 पे पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड के एक्सट्रीम पोजीशन के करीब पहुंचते जाओगे, मीन पोजीशन से दूर हटते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जानी चाहिए। अब इसका मतलब 2a बाई 3 पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और कम इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, सी पार्ट। ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है। तो अगर आप इतनी सी बात समझ सकते हो तो आप डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेट करें आंसर क्या मार सकते हो, सी पार्ट। ठीक, the mass of a particle is 1 kg and it is moving along x axis. The period of small oscillation is pi by 2. टाइम पीरियड आपको दिया है पाई बाई 2, और मास दिया है 1 kg। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें हिट एंड ट्रायल चलाते हैं। देखिए अगर जैसे मान लिया पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उस पर माइनस लगा के फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का मान लिया एक्सप्रेशन पता है तो F इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। और फोर्स का जो फॉर्मेट है वो माइनस के एक्स के फॉर्मेट का सेटल होना चाहिए। और यहाँ से के की वैल्यू निकाल के और मास आपको दिया है टाइम पीरियड पाई बाई 2 आ जाना चाहिए। तो जिसमें ये प्रोसेस हो जाएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम उल्टा चल रहे हैं। हम ऑप्शन को शुरू करके टाइम पीरियड तक पहुँचेंगे और जिस ऑप्शन को शुरू करके टाइम पीरियड तक पहुँच जाएंगे वही आंसर बन जाएगा। तो हम और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन उठाएंगे, वहाँ से फोर्स निकालेंगे, फोर्स को माइनस के एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और के आपको यहाँ से निकालेंगे, एम यहाँ से दिया है तो उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, और अगर उसका टाइम पीरियड पाई बाई 2 आ गया तो वही आपका आंसर बन जाएगा। और स्मॉल ऑसिलेशन कह रहे हैं यानी एक्स इज़ वेरी स्मॉल। ठीक, तो सेटल करना हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहला वाला ऑप्शन लिया, ठीक है, क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -4 sin 2x। ठीक, पहली बात तो इनमें किसी आंसर में माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप फोर्स निकाल के माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के एक्स फिर बनेगा ही नहीं। तो पहली बात तो सारे आंसर्स में क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ सारे आंसर्स में प्लस होना चाहिए। ठीक, तो जरा बनाते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी दी है तो हम निकालेंगे फोर्स, और फोर्स होता है आपका माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये रहा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया -8 cos 2x।
अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूँ, मैं कहूँ x की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो जब x वेरी स्मॉल होता है तो साइन x तो x बन जाता है, साइन x जो है वो तो x में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो cos x है वो x में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये एस एच एम नहीं होगा। ठीक, यानी जो जो साइन के एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी में, अगर साइन है तो जब उसका फोर्स निकालेंगे तो वो कॉस बनेगा, और कॉस एक्स अगर वेरी स्मॉल होता है तो कॉस जो एक्स है वो एक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, एक्स वेरी स्मॉल में जो कॉस एक्स होता है वो 1 बन जाता है, साइन एक्स एक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जिन पोटेंशियल एनर्जी, जो सारी पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन साइन के हैं उनके फोर्स के फंक्शन कॉस के आएंगे, और कॉस एक्स एक्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एस एच एम नहीं होंगे। ठीक, तो इसमें हमारे कौन कौन से बेकार हो जाएंगे, आपका ए पार्ट बेकार हो जाएगा और आपका बी पार्ट बेकार हो जाएगा, ये दोनों आपके लिए यूजलेस है। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस फिर से शुरू करते हैं। हम सी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दी है -16 cos x। पहली बात तो मैंने आपसे कहा था ये सारे आपको क्या कर लेने, प्लस कर लेने, माइनस आंसर नहीं होगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हो सकता है इसमें इसमें माइनस हो सकता है, कॉस में तो माइनस हो सकता है। ठीक है, साइन में नहीं हो सकता, कॉस में तो माइनस हो सकता है। देखिए कॉस में कैसे माइनस होगा समझिए, जब हम इसका फोर्स निकालेंगे तो ये हो सकता है -du/dx, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये वाला है, और ये -16 वाला माइनस है, और कॉस का जो डेरिवेटिव होगा वो भी माइनस साइन एक्स होगा, तो यहाँ तो चल जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये चल जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, तो एक माइनस बच जाएगा, तो -16 ऑफ साइन एक्स आ जाएगा ये। तो इसके आगे ये जो माइनस लगाया ये चल सकता है, ठीक, कॉस के आगे ये जो माइनस लगाया ये आपका चल सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अगर एक्स वेरी स्मॉल हो तो साइन एक्स आपका एक्स के बराबर हो जाता है, इक्वलेंट हो जाता है एक्स के। तो जो फोर्स आपका आ गया वो आपका आ गया -16x। तो यहाँ से अगर माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे तो के आपका 16 आ जाएगा। के अगर 16 आ जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा। टाइम पीरियड आएगा 2π√m/k, मास दिया था 1 kg और के है आपका 16, तो 16 के अंडर रूट का बाहर 4 आएगा, तो ये π/2 आ गया। तो ये आंसर तो आपका मैच कर गया। ठीक है, π/2 टाइम पीरियड दिया तो ये आंसर मैच कर गया, सी पार्ट आपका आंसर बन गया। ठीक, अब जरा डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें दो दो आंसर बन जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे हम। ये जो है फिर से करेंगे। ठीक है, अब आपको कौन सी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, -4 cos 2x, ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू -du/dx, तो ये आया माइनस और ये -4, और cos 2x का डेरिवेटिव होगा आपका -sin 2x इंटू 2, ये बनेगा। तो ये 3 माइनस हो गए तो एक माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 sin 2x। अब फिर से अगर x वेरी स्मॉल हो, x अगर आपका वेरी स्मॉल है तो ये जो 4 sin 2x है वो 2x बन जाएगा, sin 2x क्या बन जाएगा 2x, तो ये -16x आ जाएगा। तो ये देखिए ये रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन वही आ गई जो कि सी पार्ट में आई थी, इसका मतलब इसका भी टाइम पीरियड वही आ जाएगा जो कि सी पार्ट में आया था। तो ये आंसर भी हो जाएगा आपका 2π√m/k। m कितना था 1 kg और k कितना है 16, सो इट इज़ अगेन π/2 सेकेंड्स। तो इसमें दो दो आंसर मैच कर रहे हैं, एक सी पार्ट आंसर मैच कर रहा है और एक आपका आंसर डी पार्ट मैच कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दी है 10/π हर्ट्ज में, पार्टिकल का मास आपको दिया है और कह रहे हैं जब उसकी पोजीशन 0.02 मीटर पे होता है जब वो, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो आपको दी हुई है। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है, यानी वही आपकी रेफरेंस पोजीशन है, उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ज़रा समझिए कैसे करेंगे। जब उसकी लोकेशन जो है वो 0.02 मीटर है तो उस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको दी है 0.3 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, तो वो दी है 0.2 जूल, ये दी हुई है आपको। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो टोटल एनर्जी जो हो गई उन दोनों का सम होगी और वो हो गई आपकी 0.5 जूल। मीन पोजीशन को ही पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बताया उन्होंने, तो टोटल एनर्जी सिंपली दोनों का सम हो जाएगी 0.5 जूल, और ये वैल्यू होती है आपकी 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। ठीक,
अब इसमें क्या क्या है, मास बिल्कुल पता है आपको 0.1 kg, फ्रीक्वेंसी भी पता है आपको 10/पाई हर्ट्ज में है, तो ओमेगा निकालने के लिए 2πf करेंगे तो ये 20 साइकिल पर 20 रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आपको निकालना क्या है, सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आप सारी वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल एकदम। In a given simple harmonic motion of a particle, potential energy at mean position is 4 जूल। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात चल रही है। तो मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल है तो ये 4 जूल जो होगी वो आपकी ऐसी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 20 जूल है। ठीक, यानी आपके पास 16 जूल ऐसी एनर्जी है जो पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में आपस में इंटरचेंज हो रही होगी। बाकी 4 जूल तो आपकी बफर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में रहेगी, वो कभी भी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक, क्योंकि मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी कभी भी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होती है। तो 16 जूल ऑसिलेटिंग एनर्जी हुई। अगर उसका एम्पलीट्यूड ए हो और यू इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी और एक्स जीरो जो है वो मीन पोजीशन है। तो जरा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है 16 जूल का, ये 16 जूल जो होगी वो ऑसिलेटिंग एनर्जी होगी, उसको आप ले सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर उसको आप ले सकते हो हाफ के ए स्क्वायर। के जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो a/2 पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, a/2 पे, तो a/2 पे जो एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कितनी होगी, अगर हम x की जगह a/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ के a/2 का स्क्वायर। सो इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ हाफ के स्क्वायर। और जो हाफ के स्क्वायर है इसकी वैल्यू 16 जूल है, तो ये आपकी एनर्जी आ गई कितनी, 16/4, सो इट इज 4 जूल। तो x इज इक्वल टू a/2 पे 4 जूल तो ऑसिलेटिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट होगी, और 4 जूल उसके पास पहले से है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 जूल। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 4 जूल, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है आपकी 20 जूल। ठीक, तो हाफ के स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आएगा जो कि ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है, वो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होती है, वो कितनी आएगी आपकी, 16 जूल। तो a/2 पे कितनी एनर्जी होगी, जब मैंने a/2 पे हाफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये मेरा 4 जूल आ गया। इसका मतलब ऑसिलेटिंग एनर्जी तो ये सिर्फ 4 जूल होगी, ये होगी वो 4 जूल, और 4 जूल उसके पास हमेशा रहती है, बफर में रहती है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी x इक्वल टू a/2 पे, तो वो हो गई आपकी 8 जूल। सो योर आंसर, फर्स्ट का आंसर मैच करेगा R। ठीक है, फर्स्ट का आंसर मैच करेगा R, और ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, तो आपको नए आंसर लिखने होंगे इसमें। फर्स्ट का R। ठीक, अब दूसरा देखते हैं जरा। काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, एट x इक्वल टू a/4। a/4 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो a/4 पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसमें 4 जूल ऐड करके निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद फिर टोटल एनर्जी में से वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट का तो क्या आ गया था आपका R, फर्स्ट का आ गया था R, दोबारा समझते हैं आप। तो हाफ के ए स्क्वायर जो है वो है आपका 16 जूल। ठीक, तो हमें निकालना है हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है a/4, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 1/16 टाइम्स हाफ के ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, U कह देता हूं मैं U, तो वो हो जाएगी 4 + 1 यानी 5 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 20 - 5
दैट मीन्स 15 जूल। तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी सेकंड का कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, नन ऑफ द अबव। अब पूछ रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी तो अपनी मिनिमम वैल्यू पे है जो कि 4 जूल है, तो बची हुई सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 16 जूल। तो थर्ड का आंसर बनेगा क्यू। और ए बाई टू पे पूछ रहे हैं, तो ए बाई टू पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, 8 जूल। तो ए बाई टू पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बची होगी, तो ये कोई भी आंसर नहीं मैच करेगा, वो तो 12 जूल बचेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो थी वो 20 जूल थी। सबसे पहले जो हमने ए बाई टू पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो वो 8 जूल आ गई थी, तो 12 जूल जो होगी वो क्या बची होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्थ का आंसर भी क्या बनने वाला है आपका, ये एस। तो इसमें नए आंसर आपको खुद से लिखने हैं। फर्स्ट का बनेगा आर, सेकेंड का भी बन रहा है एस, थर्ड का बन रहा है क्यू, और फोर्थ का बन रहा है आपका एस। ये जो 18 जूल है ये किसी का भी नहीं बन रहा है। If a spring balance having frequency f is taken on a moon having gravity g by 6, it will have a frequency of। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। उसको किसी भी प्लानट पे लेके जाओ, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाओ, किसी भी कहीं स्पेस में भी लेके जा सकते हो जहाँ कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड जो है वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो अगर पहले भी एफ है तो बाद में भी क्या रहेगा, एफ ही रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से। स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है मतलब एक स्प्रिंग होगी उसमें एक ब्लॉक होगा। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो मून पे भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ। ग्रेविटी का उसमें एलिमेंट ही नहीं आता। चारों आंसर गलत हैं इसके, इसका आंसर होगा ई पार्ट एफ, ठीक है। ग्रेविटी का एलिमेंट नहीं आता। टाइम पीरियड का अगर एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2π√m/k। तो अगर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2π√k/m। An object is attached to the bottom of a light vertical spring and set vibrating. The maximum speed of the object is 15 centimeter per second. And time in centimeters, थोड़ा अजीब हो गया। टाइम सेंटीमीटर्स में कैसे निकाल सकते हैं हम, कुछ गड़बड़ है ये, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है, इसको हटा दीजिए आप। ये सिंपली इसमें पूछ रहे हैं फोर्स कांस्टेंट पूछ रहे हैं सिस्टम का, तो ये बहुत ही आसान। ये दोनों पैरेलल में है, K1 K1, तो K1 K1 पैरेलल में जो होगा वो उनका 2 K1 हो जाएगा, और 2 K1 के साथ K2 सीरीज में है, तो 1/k नेट जो आपका आएगा वो आपका आएगा 1/2 K1 प्लस 1/K2। सो K नेट इज इक्वल टू 1/2 K1 प्लस 1/K2 की पावर -1। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड तो हम तब निकालेंगे जब हमें के नेट पता होगा। तो फाइनली आपको सबसे पहले के नेट निकालना है। तो ये के और के ये पैरेलल में है तो ये 2k हो जाएगा। 2k और k जब आप सीरीज में ऐड करोगे तो ये 2k/3 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2π√m/k, और k की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k/3। सो योर आंसर इज सी पार्ट। टाइम पीरियड ऑफ ए ब्लॉक व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम ए अपर प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ब्लॉक पे चार्ज दे दिया है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो फिर से सुन लीजिए आप, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड किसी भी चीज़, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। आप उस पर चार्ज देके एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, आप उसको किसी और ग्रेविटेशनल फोर्स में लेके ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाओ, किसी और प्लानट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाओ, आप उसको एलिवेटर में लेके जाओ जो एलिवेटर ऊपर नीचे कहीं एसलेट कर रहा हो, आप उसको इंक्लाइन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रख के ऑसिलेट कराओ, आप पूरा पानी नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर पानी में डिप करके उसको SHM करवाओ। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका टाइम पीरियड जो है, जितने मैंने केस बताए उन सब में किसी में भी उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही रहेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। टू आइडेंटिकल पार्टिकल, दोनों का मास m है, इंटरकनेक्टेड हैं, लाइट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम रिड्यूस मास से करते हैं। रिड्यूस मास जो होता है किसी भी सिस्टम का वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
देखिए सिंपल है, ये किसी और तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लिया एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, उसके दूसरे एंड पे एक दूसरा ब्लॉक है, उसका मास m2 है, अलग अलग मासेस हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और रिलीज़ कर दिया, तो ये इस तरह से जो है वो ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ये यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी या टाइम पीरियड होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला हमारा वही रहता है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा उसमें, लेकिन 2 m/k, m की जगह हम डालेंगे रिड्यूस मास अपॉन k। ये रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास और कई सारी जगह आता है, ये मैथमेटिकल आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये सिचुएशन है, जब मासेस दोनों बराबर होते हैं तो रिड्यूस मास m/2 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए दोनों की जगह अगर आप m और m डालोगे तो रिड्यूस मास आपका m/2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 m/k, m इज m/2k। सो योर आंसर इज दिस वन।